हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 4 दिसंबर 2020। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जिसे आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, इंडियाज इमरजेंसी यूज गाइडलाइंस अलाउ इमीडिएट अप्रूवल ऑफ वैक्सीन। With Pfizer BioNTech mRNA vaccine have been approved in the United Kingdom and been readied for about 80,000 of the country's most vulnerable people, India's own vaccines could be available almost immediately for public use after phase 3 trials were completed. So, फाइजर एंड बायोनटेक का mRNA वैक्सीन जो यूनाइटेड किंगडम में अप्रूव कर लिया गया है और यूनाइटेड किंगडम के 80,000 मोस्ट वनरेबल पीपल जो है, मोस्ट जिसे सबसे ज्यादा ये वैक्सीन की जरूरत है, उन 80,000 पीपल को सबसे पहले दी जाएगी। तो इंडिया का भी खुद का वैक्सीन ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और ऑलमोस्ट इमीडिएटली यूज करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि फेज 3 का ट्रायल खत्म हो चुका है। द ड्रग रेगुलेटर was convinced of a vaccine's potential efficacy according to expert, और इंडिया का फेज 3 ट्रायल के बाद उसका एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज्यादा ही पोटेंशियली दिखा गया है, उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो इंडिया का दो वैक्सीन जो है वो है कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड वैक्सीन। ये दो वैक्सीन का ट्रायल हो चुका है और ये दोनों रेडी हो चुका है इमीडिएट यूज के लिए। Emergency use authorization procedure in India is similar to that in the European Union, United Kingdom and the United States. तो जैसे यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है, वैसे इंडिया में भी प्रोसीडियर सिमिलरली माना जाता है। सो ये दो वैक्सीन जो है इंडिया का, वो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंदर में इमीडिएटली ऑथराइज कर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, border challenge continues, Navy chief, stating that attempts to change status quo on the northern borders along with the COVID-19 pandemic have significantly increased the complexities in the security situation. Navy Chief Admiral Karambir Singh said on Thursday that the Navy had on several occasions deployed its P-81 long-range reconnaissance aircraft on the northern borders during the ongoing standoff in eastern Ladakh. So, नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह का कहना है कि एक तो कोविड-19 पैंडेमिक चल रही है, उसके ऊपर से नॉर्दर्न बॉर्डर में भी चेंजेस देखा गया है, जहां पे चाइना इंडियन बॉर्डर्स के अंदर आके कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो ये दो चीज एक साथ होने में थोड़ी सिक्योरिटी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो गई है, सिक्योरिटी सिचुएशन संभालने में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई दे रही है। सो ऐसे सिचुएशन में इंडिया के नेवी ने P-81 लॉन्ग रेंज रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट जो होती है वो डिप्लॉय करती है, और ये नॉर्दर्न बॉर्डर्स में भी डिप्लॉय की गई थी, जो ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ के लिए काम आती है। ऊपर से देखी जाती है कि क्या चल रहा है वहां पे, कितने अंदर आ चुकी है। सो ये एयरक्राफ्ट ईस्टर्न लद्दाख की ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ के लिए भी यूज की गई थी। तो the Navy had also deployed the P-81 on northern borders during the 73 days डोकलाम स्टैंड ऑफ विद चाइना इन 2017। 2017 में भी जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना के साथ 73 डेज के लिए, तब भी P-81 डिप्लॉय किया गया था। टॉकिंग ऑफ द चैलेंजेस दिस ईयर, एडमिरल सिंह सेड, year 2020 has been defined by COVID-19 pandemic, which had permeated and disrupted every aspect of our lives, and near simultaneous attempt to change status quo on the northern border had increased the complexities in our security situation. So, उनका कहना है कि 2020 पूरी तरीके से कोविड-19 के ऊपर डिपेंड हो चुकी है। कोविड-19 सबकी लाइफ को डिसरप्ट कर दी, बंद कर दी, एंड सिमिलर वे में नॉर्दर्न बॉर्डर में जो चेंजेस हुआ है, नॉर्दर्न बॉर्डर में जो स्टेटस को चेंज मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन जब सिमिलर नहीं रहता उसको बोलते स्टेटस को चेंज। सो
चाइना बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ गई है, तो वो एक नॉर्दर्न बॉर्डर में जो टेंशन हुआ है, ये दोनों मिला के सिक्योरिटी सिचुएशन को और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर चुकी है। तो बॉर्डर में जो चैलेंजेस है वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, लॉटरी गैम्बलिंग बेटिंग टैक्सेबल अंडर जीएसटी एक्ट। The Supreme Court on Thursday held that lottery, gambling and betting are taxable under the Goods and Service Tax Act. So कुछ दिन पहले, शायद अक्टूबर में, जीएसटी के जीएसटी जो लॉटरी गैम्बलिंग में जो टैक्स लगा दी थी, जीएसटी लगाई गई थी, तो लॉटरी वाले गैम्बलिंग वाले लोग कह रहे थे कि टिकट, जो लॉटरी टिकट होती है वो तो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है, उसमें जीएसटी लगाने का क्या मतलब है। वो तो लोग लॉटरी खेलते हैं जस्ट टू विन मनी, और वो एक पेपर है, उसमें क्या जीएसटी लगाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को ये डिसीजन लिया है कि लॉटरी गैम्बलिंग एंड बेटिंग इज टैक्सेबल ऑफेंस, उस वो टैक्सेबल एक्शंस है, उसमें टैक्स लगाना ही पड़ेगा, और वो जीएसटी टैक्स के अंदर आता है। The court held that lottery, betting, and gambling are actionable claims and come within the definition of goods under the Section 252 of Central Goods and Service Tax Act 2017. तो कोर्ट का ये कहना है कि लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग एक्शनेबल क्लेम है और वो गुड्स के अंदर आता है, जो लिखा है सेक्शन 252 ऑफ सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के अंदर। So the court has state regulation, including taxation in one or other form on lottery, betting, gambling, has been in existence for decades. और स्टेट और कोर्ट का ये भी कहना है कि जो स्टेट रेगुलेशन होता था, जो स्टेट के टैक्सेस होते थे, जो पहले के टैक्स होते थे, वो टैक्स लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग में पहले से ही लगाई जाती थी। तो ये बहुत डिकेड्स से, बहुत सालों से चली आ रही है, ये कोई नया चीज नहीं है कि उसमें जीएसटी लगाया गया है, टैक्सेशन पहले से ही थी। नेक्स्ट पॉइंट, carefully monitoring Brahmaputra amid China dam plans. India on Thursday said it carefully monitors all development on the Brahmaputra River, even as Beijing said it was its legitimate right to develop hydropower projects on the lower reach of the river. So जैसे कल हम पढ़ा कि चाइना के पावर चाइना जो कंपनी है, हाइड्रो पावर फर्म है, वो ब्रह्मपुत्र रिवर में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट डेवलप करने जा रही है, जो डैम बनाने जा रही है। सो उससे क्या होता है, उससे क्या होगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा, और वो ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश के अंदर फ्लो करता है। सो जाहिर सी बात है, अरुणाचल प्रदेश में जो वाटर आती है, रिवर वाटर आती है, वो स्लो हो जाएगी, फ्लो स्लो हो जाएगी। सो इंडिया का कहना है कि वो लोग केयरफुली मॉनिटर कर रही है जो ब्रह्मपुत्र रिवर में जो डेवलपमेंट्स हो रही है या होने वाली है, उसको बहुत केयरफुली मॉनिटर कर रही है। और बेजिंग का ये कहना है कि ये उनका लेजिटिमेट राइट है, ये उनका अधिकार है कि वो रिवर में कोई भी प्रोजेक्ट बना सकती है, कर सकती है। द स्टेट रन चाइनीज हाइड्रो पावर फर्म पावर चाइना is planning to build the first downstream dam on the Brahmaputra. तो ये सबसे पहले डाउनस्ट्रीम डैम होगी ब्रह्मपुत्र रिवर में, known as Yalung Zangbu in Tibet, which officials from the firm saying last week they were eyeing the enormous potential of the river's Great Bend just across the border from Arunachal Pradesh. So जो ग्रेट बेंड है, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर 2500 मीटर ड्रॉप करती है नीचे, और फिर वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर फ्लो करती है, तो वो जो ड्रॉप है उस वहीं पे जो डाउनस्ट्रीम है, वहीं पे डैम बनाने की बातचीत कर रही है चाइना। और वो ये भी कह रहे हैं कि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होगी, बहुत ज़्यादा ह्यूज पोटेंशियल वाली प्लेस होगी। सो वो जो ग्रेट बेंड है वो अरुणाचल बॉर्डर से कुछ ही दूर में है, जस्ट अक्रॉस में है, तिब्बत के मेडोग काउंटी में, where the river flows over 2000 meter drop before turning to flow into India. Next point. Center tells Supreme Court that convicted legislators cannot be barred for life for contesting polls.
The central government has told the Supreme Court that it rejected the idea of barring convicted legislators for life from contesting elections, forming or becoming an officer bearer of a political party. So, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का कहना था कि जो भी लेजिस्लेटर है या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, वो लोग अगर कोई कन्विक्टेड रहा, मतलब कोई भी क्रिमिनल केस में कन्विक्टेड रहा, मर्डर, रॉबरी, कुछ भी रहा, तो उसे लाइफ टाइम प्रिजन दी जाएगी और वो कभी भी अपने लाइफ में कभी भी कोई भी इलेक्शंस में खड़ी नहीं हो पाएंगे और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे आर अ क्रिमिनल. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि दे हैव रिजेक्टेड दिस आइडिया. जो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि ये डिक्रिमिनलाइजेशन कर देगी पॉलिटिकल पार्टीज में से, फिर कोई क्रिमिनल को इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं मिलेगी, पावर नहीं मिलेगी. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, वो लोग को लाइफ टाइम बार नहीं किया जाएगा, वो लोग इलेक्शन लड़ेंगे और वो लोग पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बनेंगे और रिप्रेजेंट भी करेंगे बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बहुत ज्यादा क्रिमिनल्स हैं. द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस सेड एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स of people cannot be equated with public servants who are banned for lifetime on conviction. So यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस का ये कहना है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें पब्लिक सर्वेंट के हिसाब से नहीं देखी जा सकती और उन्हें लाइफ टाइम के लिए बैन नहीं किया जा सकता उनके क्रिमिनल कामों के लिए. सो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस का ये कहना है. सो the government said disqualification under Representation of the People Act of 1951 for the period of a prison sentence and 6 years thereafter was enough for legislators. उनका कहना है कि 6 साल की प्रिजन से 6 साल की जेल इज इनफ फॉर द लेजिस्लेटर्स. मतलब अगर ये लेजिस्लेटर ना हो तो उनके लिए लाइफ टाइम ठीक है, लेकिन अगर ये वो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है देन फॉर देम जस्ट 6 months इज इनफ. So we can see who are doing the wrong thing, who are using their wrong power to maintain their government. So let's see what happens. Next point: economy firmly on the path of a V-shaped recovery, says government. India's economy is firmly on the path of V-shaped recovery after the collapse in the first quarter, and the further improvement is expected in the third quarter. Notwithstanding some moderation in November's indicators, the Ministry of Finance said on Thursday attribution the recovery to the unlocking process along with the astute stimulus measures. So, गवर्नमेंट का कहना है कि इंडिया का इकोनॉमी वी शेप्ड में रिकवरी कर रही है और ये फर्स्ट क्वार्टर में कोलैप्स हो गई थी, फर्स्ट क्वार्टर में गिर गई थी, लेकिन सेकेंड क्वार्टर में ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुई है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि थर्ड क्वार्टर में भी इम्प्रूवमेंट की जाएगी. लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में जितनी फॉल हुई थी सेकेंड क्वार्टर में उतनी फॉल नहीं हुई, फॉल हुई है लेकिन उतनी फॉल नहीं हुई है. सो दे एक्सपेक्टिंग थर्ड क्वार्टर में ग्रोथ दिखेगा. सो फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर फॉल था, थर्ड क्वार्टर विल बी राइज. सो ये एक वी शेप रिकवरी का इंडिकेशन है. तो उनका ये भी कहना है कि नवंबर में जो इंडिकेटर दिखा गया था वो शायद मॉडरेशन के हिसाब से स्टैंड नहीं करता, लेकिन ये जरूर माना जाता है कि अनलॉक के बाद जो रिकवरी हुआ है थर्ड क्वार्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा. द प्रोस्पेक्ट ऑफ सेकेंड वेव ऑफ COVID-19 इन्फेक्शन हाउएवर रिमेन्स द की डाउनसाइड रिस्क टू द इकोनॉमी. सो सेकेंड वेव COVID-19 इन्फेक्शन का सेकेंड वेव जो आएगा, जो आने वाला है, वो शायद एक और रिस्क हो सकता है इकोनॉमी के लिए. जब देखा जा रहा है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में बहुत ज्यादा सेकेंड और थर्ड वेव का इन्फेक्शन आ चुका है, वो फेस कर रही है. सो दिस कैन रिस्क द इकोनॉमी. ये फिर से इकोनॉमी को डुबा सकती है. लेकिन अगर परफेक्ट स्टिमुलस मेजर्स रहे तो थर्ड क्वार्टर में इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगी और थर्ड क्वार्टर में फॉल नहीं होगी. नेक्स्ट पॉइंट:
Services PMI signals rise in activity for second month. The recovery in the Indian service sector was sustained in November as new work orders supported business activity growth, and the first rise in employment in 9 months, a monthly survey showed on Thursday. तो मंथली सर्वे में देखा गया है कि नवंबर में इंडियन सर्विस सेक्टर एक न्यू ग्रोथ सस्टेन की थी, न्यू ग्रोथ देखा गया था। वहां पे जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसमें ग्रोथ देखा गया था, और जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी राइज देखा गया था। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा था, सब काम करने आ रहे थे, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, और ये 9 मंथ में पहली बार राइज हुआ है। द सीजनली एडजस्टेड इंडियन सर्विस बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स posted above the critical 50 mark that separates growth from contraction for the second month in a row. So एक 50 मार्क होती है, अगर 50 मार्क के ऊपर है तो आपका ग्रोथ है, 50 मार्क के नीचे है तो आपका कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब डिक्लाइन है, गिरने का निशान है। सो सर्विस बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स में ये देखा गया है कि क्रिटिकल 50 मार्क के अबव है, और ये सेकेंड मंथ इन अ रो में देखा गया कि ये ग्रोथ हुआ है। So despite easing to 53.7% in November from 54.1 in October, the latest reading was still indicative of a solid pace of expansion. So अक्टूबर में जो 54.1 देखा गया था, नवंबर में 53.7 देखा गया है, और ये इंडिकेट करता है कि हाँ एक सॉलिड पेस है और ये एक्सपैंड हो सकती है और ज्यादा एक्सपेंड होगी। नेक्स्ट पॉइंट, ईरान मूव्स टू स्टेप अप न्यूक्लियर एनरिचमेंट। Iran's watchdog body approved a law on Wednesday that obliges the government to halt UN inspection and its nuclear sites and step up uranium enrichment beyond the limit set under Tehran's 2015 nuclear deal if sanctions were not eased in a month. So ईरान की जो वॉचडॉग है वो लोग एक नया लॉ इम्प्लीमेंट किया है, और वो लॉ के आधारित में ये कहा गया है कि यूएन को अपना इंस्पेक्शन बंद करना पड़ेगा। यूएन ईरान की न्यूक्लियर साइट में इंस्पेक्ट कर रही है, देख रही है कि ये ठीक है या नहीं, लॉफुल है या नहीं। सो ईरान का कहना है कि ये हम लोग एक लॉ निकाल रहे हैं, और ये लॉ के आधार पे यूएन को अपना इंस्पेक्शन हमारी न्यूक्लियर साइट पे रोकना पड़ेगा, और अगर सैंक्शंस नहीं हटाई गई तो हम लोग यूरेनियम इनरिचमेंट डबल कर देंगे, लिमिट के बार कर देंगे, जो 2015 तेहरान लॉ डील के अंदर नहीं है, न्यूक्लियर डील के अंदर नहीं है। अगर सैंक्शन को नहीं हटाई गई, एक मंथ के अंदर नहीं ईज की गई, तो हम लोग यूरेनियम के इनरिचमेंट को उसके लिमिट के बियॉन्ड पार कर देंगे, स्टेप अप कर देंगे। In retaliation for the killing last week of Iran's top nuclear scientist, which Tehran has blamed on Israel, Iran's hardline dominated parliament on Tuesday approved the bill with a strong majority, hardening Iran's nuclear stance. So, last week ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट का डेथ हो चुका है, उसको मर्डर हुआ है। सो ईरान का कहना है कि ये काम इजराइल का है, इजराइल ने ये काम किया है, और ईरान ने ये जो बिल पास की है इसे बहुत स्ट्रांग मेजॉरिटी मिला है उनके पार्लियामेंट में। तो देखा जा रहा है कि अपोजिशन हो या जो भी हो, सब ये बिल के फॉर्म में है, सबने ये बिल पे वोट किया है, और वो लोग ये बिल को मेजॉरिटी विनिंग दी है। और ये ईरान की न्यूक्लियर स्टैंड जो ईरान अपनी न्यूक्लियर को लेकर स्टैंड की हुई है, ये और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 4 दिसंबर का इंपॉर्टेंट डेज है इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स एंड इंडियन नेवी डे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। हमारी सब ड्रीम्स सच हो सकती है अगर हमारे पास वो बल हुआ, हमारे पास वो ताकत हुआ जो हम उसे परस्यू कर सकते, हम उसे पा सकते। अगर हमारे पास ये करेज रही ना, अंदर से एक जोश रहा ना कि हाँ हमारी जो ड्रीम है हम वो पूरा करेंगे, हम वो परस्यू करेंगे,
तो हम हर एक ड्रीम को अचीव कर सकते हैं और हमें यही करना है। अगर आपको IAS ऑफिसर बनना है या आपको यूपीएससी एग्जाम्स क्रैक करने हैं तो आपको ये ड्रीम लेके चलना पड़ेगा कि हाँ आपको करना है। तो आपके पास अगर ये करेज रहा, ये जोश रहा, तो आप वो ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।